दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार आप सभी को आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में हमारे साथ आज रविवार है और हमारे साथ सनंदन थपलिया जी होते हैं देहरादून से। ये शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में आय चिकित्सा विषय में प्रोफेसर और हेड हैं। और जैसा कि आज का जो विषय है वो डिस्लिपिडेमिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी डॉक्टर साहब की वॉइस नहीं आ रही है ठीक से। आई होप दैट वॉइस आ रही होगी। आप डॉक्टर साहब के आप लेक्चर्स को सुनेंगे और उसके बाद फिर आपका जो है वो क्लिनिकल सेशन स्टार्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सत्र को ज्वाइन करेंगे। 1 मिनट, आई एम जस्ट वेटिंग। मेरा ये लैपटॉप डिस्चार्जिंग मोड में है। मैं 1 मिनट में जी, अब शायद आपको आवाज मिल रही होगी। आज हमारे साथ क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर सनंदन थपलिया हैं। अभी आ रही है क्लियर? नाउ इट्स क्लियर। आर.एन. चौरसिया जी अभी क्लियर है? अभी भी नहीं है? अब तो क्लियर होगी। वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा चलिए अब ठीक है। नो सर, इट्स नॉट क्लियर। लैपटॉप आज बहुत लंबे सेशंस में ऑन रहा है। ओके, एनीवे हम इस समय को नहीं गंवाते हुए मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ और आपको अभी आवाज आ जाएगी। 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, तो हम अभी समय को नॉट क्लियर वॉइस, चलिए वॉइस क्लियर हो जाएगी। दोबारा इसको मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ दूसरे डिवाइस से और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा। जस्ट आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन विद अनदर डिवाइस। 1 मिनट, वेट फॉर दैट। फिलहाल सनंदन थपलिया जी आप ज्वाइन हो चुके हैं सर, तो आप आ जाइए और आप अपना सेशन को मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। शेयर करेंगे सर आप? कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप या वैसे ही? नमस्कार सर। नमस्कार। आप स्क्रीन शेयर करेंगे या वैसे ही करेंगे अपना इंटरेक्शन? अभी तो मैं सर बोलूंगा सीधे। चलिए, तो आ गए हमारे साथ सनंदन थपलिया जी। क्योंकि ये काफी डायनामिक पर्सन है और काफी अच्छा आपको अभी आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक बहुत शॉर्ट टर्म में ये आयोजित सेशन है जिसमें आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड आप क्वेरीज कर सकते हैं जो विषय संबंधित हो। तो आइए, ओवर टू यू वैद्य जी, सनंदन थपलिया जी, आपको स्वागत है बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम और शुभ संध्या। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आयुष दर्पण की टीम का और विशेष तौर पर नवीन जोशी सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अनुभव और अपने विचार आप सब लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आज जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो
थोड़े बहुत मेरे जिस विषय पर हैं वो है अबद्ध मेद। अबद्ध मेद वृद्धि अगर आप देखेंगे तो कहीं अलग से कोई व्याधि के रूप में चरक सुश्रुत या वाग्भट में, बृहत्त्रयी में या लघुत्रयी में कहीं भी अलग से वर्णित नहीं है, लेकिन ये व्याधियों में और विशेष तौर पर प्रमेह व्याधि के संदर्भ में 2-3 बार उद्धृत हुआ है। निदान में जब प्रमेह का निदान बता रखा है तो वहां अबद्ध मेद बता रखा है। तो पहले से हम थोड़ा सा इस विषय को समझेंगे कि अबद्ध मेद क्या है। मतलब जो मेरे थॉट प्रोसेस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और उसके बाद क्लिनिकल में हम लोगों ने किस तरह से इसको देखा है, समझा है और इसके एक्सपीरियंसेस क्या हुए हैं पेशेंट के साथ, वो बात करेंगे। और उसके बाद फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लेंगे। मैं समझता हूँ 1 घंटे का सेशन है, तो हम तकरीबन 50 मिनट के आसपास सेशन को रखेंगे और 10-15 मिनट आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम रख सकते हैं। तो देखिए, जहां पर हम सब जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, कि मेद धातु 2 तरह से बता रखी है। एक बद्ध मेद धातु और एक दूसरी अबद्ध मेद धातु। जो अबद्ध मेद धातु है, जैसा मैंने बताया, चरक सूत्र स्थान में जहां सबसे पहले मधुमेह का वर्णन आ रखा है 17वें अध्याय में, वहां पर अब मेद का बहुद्रव मेद का वर्णन है और उसके बाद निदान स्थान में वर्णन है प्रमेय के संदर्भ में। तो ये जो अबद्ध मेद है ये क्या है, इसको लेकर के जब सबसे पहले हम लोगों ने 10-1 साल पहले रिसर्च करनी शुरू की थी, तब समझ में आया था कि ये जो लिपिड्स हैं, जो फ्लोइंग लिपिड्स हैं, उससे हम इसको सामंजस्य का स्थापित कर सकते हैं। लिपिड्स 2 तरीके से हैं, एक है फिक्स लिपिड और दूसरे हैं सर्कुलेटिंग लिपिड। जो सर्कुलेटिंग लिपिड्स हैं वो सर्कुलेट करते हैं प्रोटीन्स के साथ मिलकर के और फिर वो लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं। सुश्रुत ने भी जहां मेद की डेफिनेशन दी है वहां बता रखा है कि ये छोटी अस्थियों में होने, और सरक्त मेद इसको बता रखा है। रक्त के साथ जो धातु है छोटी अस्थियों में, उसको मेद की संज्ञा दी गई। बड़ी अस्थियों में जो स्नेहांश है अस्थियों के अंदर वो मज्जा है, और जो मांस धातु का विशुद्ध शुद्ध सार भाग है स्नेह के रूप में, वो वसा है। तो आप देखेंगे कि वसा, मेद और मज्जा, ये 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो स्नेह से संबंधित हैं। तो वसा, मेद और मज्जा। वसा के संदर्भ में हमने समझा कि जो स्किन का, त्वचा का मुख्य रूप से स्नेह भाग है वो है फिक्स फैट है। दूसरा जो मेद है वो सर्कुलेटिंग फैट है, और मज्जा तो हम जानते हैं बोन मैरो है। इसलिए इनके प्रमाण भी अलग अलग है। ये अलग अलग हैं इसलिए इनके प्रमाण अलग हैं। वसा का प्रमाण 3 अंजलि है, मेद का 2 अंजलि है, और जो मज्जा है उसका 1 अंजलि है। जब हम अंजलि प्रमाण को भी देखते हैं और अलग अलग आचार्यों में, क्योंकि स्वांजलि के हिसाब से है, तो ये तकरीबन 320 से लेकर के मतलब अब रिसर्चर्स के हिसाब से आप समझिए कि 270 से लेकर के और 380 ml के आसपास इसकी जो क्वांटिटी वो बनती है। आप अगर आज के लिपिड प्रोफाइल को देखें और उनकी सारी रेंजेस को आप इकट्ठा करते हैं तो वो इसी रेंज के आसपास आ जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल 150 से लेकर के 200 तक, और ट्राइग्लिसराइड 100 से 150, फिर HDL 60 के आसपास, LDL 60 से 120-130 के आसपास। तो इस तरह से इनके सारे प्रमाण बनते हैं। तो ये सारे एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे 2 अंजलि प्रमाण का हमारा चरक में पहले बता रखा है। तो ये क्वांटिफिकेशन वही है, वहां से हम इसको संबंधित करते हैं कि ये जो सर्कुलेटिंग फैट्स है इनके बारे में। ये जो सर्कुलेटिंग फैट्स है अपने आप में ही कई सारी जो पैथोजेनेसिस है, संप्राप्ति जहां व्याधियों की बनती है, उसमें एक मुख्य घटक है। इसलिए अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं या इस पर सही निदान कर लेते हैं और उसकी चिकित्सा कर लेते हैं तो बहुत सारी व्याधियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रमेह है, फिर उसके अलावा मेद रोग अपने आप में है, और आप समझिए इंसुलिन रेसिस्टेंस से होने वाली जो बाकी इतनी व्याधियां हैं उन सब में भी मेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मेरा विषय डायबिटिक डिसलिपिडियम में रहा तो उसी संदर्भ में आपको बता रहा हूं, और जो चिकित्सा भी बता रखी है चरक में मेद के लिए
और जहां मेद की सबसे बढ़िया चिकित्सा बता रखी है मेद और कफ की, वो वात शोणित अध्याय में बता रखी है। वात शोणित अध्याय में बता रखा है कि जब बढ़ा हुआ मेद, और मेद अपनी स्थिति में कैसे बढ़ेगा, जब सर्कुलेटिंग फैट है वो वात को अवरुद्ध कर देता है, तो उसको कम करने के क्या उपाय बता रखे हैं। बड़े हुए मेद को कम करने के उपाय, जहां आवृत वात की चिकित्सा है वहां पर बता रखा है कि व्यायाम शोधनारिष्टे मूत्र पाने विरेचने तक्रा भया प्रयोगस्य क्षपयेद कफ मेदसी। सबसे पहले है व्यायाम। मेद धातु बड़ी दिलचस्प इंपॉर्टेंट धातु है। इसका जो मल है वो स्वेद है। आयुर्वेद में जब 3 मुख्य रूप के मल बता रखे हैं, उसमें एक मल हो गया स्टूल, मूत्र, और तीसरा स्वेद है। ये जो स्वेद मल है अपना में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन सामान्य में या प्राय लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मल मूत्र तो नियमित रूप से इनका त्याग होता रहता है, सबसे रेगुलरली त्याग होता है मूत्र का। और फिर मल का इतना भी नहीं होता, लोगों को कॉन्स्टिपेशन एक सामान्य प्रॉब्लम बनी रहती है, विशेष रूप से जो लॉन्ग सिटिंग जॉब में है, या फिर बात वृद्धि होने के कारण 60 साल और उसके बाद वृद्धावस्था में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट मल है वो है स्वेद। ये नहीं निकल पाता है। जब स्वेद नहीं निकलेगा तो जो डिटॉक्सिफिकेशन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पाता उसके अंदर के, और उसकी वजह से टॉक्सिन्स शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी वजह से मेद धातु विकृत होती रहती है। तो इसका मल निरंतर रूप से निकलता रहे, ये इंपॉर्टेंट प्रयास करना चाहिए। जहां पर भी मेद धातु की चिकित्सा बता रखी है, अति स्थौल्य में चिकित्सा बता रखी है, जो अष्टोनिंदी अध्याय में चरक में बता रखे हैं, वहां पर भी व्यायाम सबसे पहले बता रखा है। तो व्यायाम करना है, शोधन करना है, पंचकर्म में है, विशेष रूप से विरेचन है, व्यायाम शोधन। फिर अरिष्टों का प्रयोग है। अरिष्ट स्रोतो शोधक होते हैं और मेद को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट धातु है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हमारे पास औषधि है। मूत्रपान है, विरेचन है, तक्र का प्रयोग है, अभया यानी कि हरितकी का प्रयोग है, और अरिष्टों का प्रयोग है। तो इन सब का प्रयोग करने से हम जो बड़ी हुई मेद धातु है, सर्कुलेटिंग फैट्स है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जहां पर विशेष रूप से चिकित्सा का वर्णन है कि क्या चिकित्सा करनी चाहिए। अबद्ध मेद, जैसे मैंने बताया कि बद्ध मेद हो गया फिक्स्ड स्पॉट, और अबद्ध मेद जब वो बढ़ गया है, एक लेवल से ज्यादा हो गया है, तो तब जाकर के वो ब्लॉकेज करता है। डिस्लिपिडेमियास कई तरह की होती हैं, तो वहां पर लिखा भी रहता है कि अगर डिस्लिपिडेमिया की वजह से डायबिटीज होगी तो डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया, बिल्कुल ऐसा डायग्नोसिस बन करके आता है। तो यहाँ पर जब हम आप देखिए प्राय जो लिपिड प्रोफाइल है दूसरे तीसरे व्यक्ति में डिरेंज है, डिस्टर्ब है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई असर नहीं आता है। किसी किसी को हो सकता है थोड़ा बहुत श्वास में अवरोध हो, वो तभी होता है कि जब जो स्रोतस हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन उस लेवल तक पहुंच जाए, और इसकी वजह से हार्ट अटैक होना, या फिर जैसे मैं बता रहा था कि डायबिटीज का होना, ये इसके एडवांस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो 3 व्याधियां जो एक साथ चलती हैं, एक दूसरे के लिए जो घटक और निदान का काम करती हैं, उसमें एक डायबिटीज है, एक डिस्लिपिडीमिया है, और तीसरा हार्ट और हार्ट से संबंधित व्याधियां हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है भी है, और बाकी जो पेलिथ्रोमास हैं, ये एरिथमास हैं, ये सारे के सारे जो आर्टरीज को अंदर से डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये सब है। तो इसमें हमने फिर इसकी चिकित्सा में कैसा करना है, तो सबसे पहले है कि व्यायाम कराएं, और जितना ज्यादा स्वेदन होगा उतना ज्यादा स्वाभाविक रूप से मल निष्कासन हो गए। तो अपने आप में मल है, और मेद धातु का तो अलग से धातुज मल में बता रखा है सारी धातुओं के रूप में। तो जितना स्वेदन होता रहेगा, स्वेदन किस हद तक कराना है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है, हम कोशिश तो करते हैं, बहुत लंबा चलते भी हैं, लेकिन पसीना नहीं आता है। तो पसीना उस हद तक आना चाहिए कि आपके कपड़े भीग जाए, खूब सारा पसीना आना, जितना पसीना आएगा, और ये नियमित होना चाहिए। ये हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे मल मूत्र का त्याग नियमित और नित्य होना चाहिए, ऐसे ही स्वेदन भी नित्य होना चाहिए। अगर स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता है तो फिर स्वेद लाने के जो उपाय स्वेदन में बता रखे हैं, चरक सूत्र स्थान 14वें अध्याय में, वहां पे साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, उनका प्रयोग किया जा सकता है। वहां पर भी जो निराग्नि स्वेद है, व्यायाम एक इंपॉर्टेंट है और उपवास इंपॉर्टेंट घटक है। तो
व्यायाम है, शोधन है, अरिष्ट है, इनका प्रयोग कर करके हम जो बढ़ा हुआ सर्कुलेटिंग लिपिड्स है उसको कम कर सकते हैं। औषध के रूप में देखें तो पथ्य चरक को अगर हम देखते हैं तो पूरी चरक में जो चिकित्सा है वो 3 लेवल पे बता रखी है। पहले, सबसे पहले सारी व्याधियों में पथ्य का वर्णन है। अगर पथ्य से व्याधि कंट्रोल नहीं हो पाती है, फिर दूसरा एकल औषध का प्रयोग है। अगर एकल औषध से प्रयोग से संभव नहीं हो पाता है तो फिर जाकर के जो कंपाउंड्स हैं यानी मल्टीपल औषध का कॉम्बिनेशन से उनका प्रयोग है, और फिर लास्ट में उससे भी नहीं होता तो फिर हम शोधन कराते हैं। तो इस क्रम में तो पथ्य में सबसे पहले बता रखा है कि जौ का प्रयोग कराना, यव का प्रयोग कराना, कुलत्थ का प्रयोग कराना, ऐसे द्रव्य जो कफ और मेद को बढ़ने से रोकते हैं, वात को थोड़ा बढ़ाने वाले द्रव्य, रूक्ष आहार विहार का सेवन करना, प्रजागरण बता रखा है, रात्रि जागरण है, व्यायाम है, व्यवाय है, चिंतन है, चिंता करना है। ये सारे के सारे वही हैं जो प्रमेय के संदर्भ में भी हैं। ये विहार और आहार के संदर्भ में जैसे मैंने बताया, कोदो है इसका सेवन करना, जो मोटा अनाज है उसका सेवन करना, है ना, जौ है उसका सेवन करना है, लौरज है उसका प्रयोग करना, इन सारे द्रव्यों का और ज्यादा से ज्यादा शाकों का प्रयोग करना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें हाई रिच फाइबर डाइट्स है, ये सब चरक के संदर्भ में बता रखा है पथ्य के संदर्भ में। और अपथ्य में ठीक इसके अपोजिट से, यानी कि जो वसा को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं और व्यायाम नहीं करना, एक ही जगह पर बैठे रहना है, गुड़ और दुग्ध से अत्यधिक इन द्रव्यों का प्रयोग करना। एकल औषध में बता रखा है गुड़ूची का प्रयोग है ना, और आंवले का प्रयोग है, आंवले चूर्ण का, यव और आंवले चूर्ण का प्रयोग मधु के साथ मिलाकर के प्रयोग करना, ये बता रखा है। नागर मोथा का प्रयोग है, मुस्तक का प्रयोग बता रखा है, मधु का प्रयोग है। उसके अलावा लौहरज बहुत इंपॉर्टेंट है, लौहरज का प्रयोग है, शिलाजतु का प्रयोग बता रखा है। तो इन द्रव्यों का प्रयोग करके हम जो बढ़ी हुई अबद्ध मेद धातु है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अग्नि का भी ध्यान रखना है। बिना अग्नि के तो हम आयुर्वेद में कोई चिकित्सा करते नहीं है। अग्नि जब ठीक नहीं रहती और आम दोष बनता रहता है तो तब जाकर के इस तरह की व्याधि और ज्यादा होती है। और इसमें अग्नि के बाद का जो लीवर के लेवल पे होने वाला मेटाबॉलिज्म है उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि वहीं पर पे जाकर के लिपिड्स और ये सारी चीजों का सिंथेसिस होता है। तो ऐसे द्रव्य जो अग्नि को बढ़ाएं, जिसमें हम चित्र का प्रयोग कर सकते हैं और क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, लवणों का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब का प्रयोग बता रखा है अबद्ध मेद को कम करने में। अगर हम 3 महीने तक जो मनुष्य है या जो रुग्ण है उसके व्याधि, वल, ऋतु, देश, काल, जो 10 चीजें बता रखी हैं चरक में, रोगी की क्लिनिकल एग्जामिनेशन के, उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो 3 से 4 महीने में जो लिपिड्स लेवल है वो कम होने शुरू होते हैं। हमने घृत कुमारी के संदर्भ में, आमा हल्दी के संदर्भ में, नागरमोथा के संदर्भ में और त्रिफला के संदर्भ में इनके रिजल्ट्स देखे। विशेष रूप से सिर्फ अभया का प्रयोग करने से भी, तक्रा भया प्रयोग, अभया सिर्फ हरिति के भी प्रयोग करने से वो स्रोतोशोधक भी है, वो वातानुलोमक भी है, अग्निदीपक भी है, और साथ ही साथ जो बढ़ावा मेद है उसको कम करने के लिए भी उत्तम है। इसलिए उसका जो संज्ञा दी गई है वो माता के समान हितैषणी की संज्ञा दी गई है, उत्तम रसायन भी है। तो इनका प्रयोग अगर हम करते हैं, अभया चूर्ण का प्रयोग मधु के साथ मिला करके 3 ग्राम आप तकरीबन 3 महीने तक इसका प्रयोग करें तो तब जाकर के जो लिपिड्स लेवल है तब जाकर के कम होते हैं। आप आज भी अगर जो कंटेम्परेरी साइंस है उसमें देखें, जो स्टेटिन्स का प्रयोग करते हैं तो स्टेटिन्स का प्रयोग किया जाता है लिपिड्स के लेवल को नॉर्मल लाने के लिए, उसमें भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं लिपिड्स लेवल को कम करने के लिए। तो इतना टाइम लगता है क्योंकि लिपिड्स के लेवल को कम करना काफी चैलेंजिंग होता है। तो आयुर्वेद में हम आहार विहार का प्रयोग करते हुए और विशेष रूप से स्वेदन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा और उतना बढ़िया मेद धातु का पुष्टि होगी। मल से हम धातु कैसा है उसका ज्ञान कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी जो उप धातुएं हैं उन पे भी अगर हम ध्यान देखते हैं तो नेत्र विट है, नेत्र का जो पाक है पीके, उसके संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि उसकी स्थिति
कैसी रहती है, या और त्वचा का जो स्नेह है, ये दो उसकी जो उपधातु हैं, इसको देख करके हम मेद धातु को बता सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, आप रेगुलर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में अगर हर दूसरे तीसरे आदमी का लिपिड लेवल करके देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो हम इन द्रव्यों का प्रयोग करते हुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य औषधि है, जैसे प्रमेह है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या ओबेसिटी है। देखिए, आप सब समझते हैं कि ओबेसिटी और डिसलिपिडेमिया दो अलग अलग चीजें हैं। ओबेसिटी तब है जो विशेष रूप से आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है और वेट आपका बढ़ रहा है, बाहर की जो बाह्य मेद धातु है या वसा धातु वो बढ़ी हुई है, स्थूल रूप से फिक्स फैट बढ़ा हुआ है। और जो अबद्ध मेद है वो ब्लड के जो सर्कुलेटिंग स्रोतस है उसके अंदर बढ़ा हुआ है। तो दोनों में अलग अलग है, इसलिए दोनों का रिस्क रेशियो और रिस्क फैक्टर भी अलग है। जो बाहर बढ़ा हुआ फैट है वो नो डाउट वो भी रिस्की है, लेकिन उतना रिस्की नहीं है जितना अंदर बढ़ा हुआ है। तो एक दुबले पतले व्यक्ति के अंदर भी लिपिड जो प्रोफाइल है वो डीरेंज हो सकता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है और उसमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। वो ज्यादा खतरनाक है बनस्पत कि जिस आदमी का सिर्फ बाहर फैट बढ़ा हुआ है। जो आदमी ओबीस है और अंदर उसमें उसके लिपिड प्रोफाइल ठीक है, नॉर्मल है, रेंज है, तो उसमें अपेक्षाकृत कम रिस्क है। हालांकि उसमें होने के चांसेस फिर भी बने रहते हैं, मगर एक दुबला व्यक्ति जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि फैट नहीं है, उसमें जरूर लिपिड प्रोफाइल कराएं। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप देखेंगे कि डायबिटीज वालों को और हाई ब्लड प्रेशर वालों को नियमित रूप से, और ये एक प्रोटोकॉल है कि उनका लिपिड्स लेवल निश्चित रूप से कराया जाए। हम आयुर्वेद में इन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करते हैं, जिसमें व्यायाम है, शोधन है, अरिष्ट है, मूत्रपान है, विरेचन है ना, तक्र का प्रयोग है। आप देखिए, तक्रारिष्ट का प्रयोग चरक ने अर्श के संदर्भ में बता रखा है। तो तक्र भी स्रोतोशोधक है, उष्ण वीर्य है, अम्ल है, और ये जो बढ़ी हुई मेदा है उसको कम करने में मदद करता है। लेकिन ये सब है जब हम इनको नियमित रूप से करें और कम से कम 3 महीने के लिए एक साथ इनका प्रयोग करें, तब जा करके हम मेद को कम करने के संदर्भ में आते हैं। जहां तक हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात है, जैसे मैंने आपको बताया, हमने आमा हल्दी इसमें प्रयोग की और लोहरज यानी कि लोहा भस्म इसका प्रयोग किया, अभया प्रयोग किया, त्रिफला प्रयोग किया। तो अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग प्रयोग किया। एक और इम्पोर्टेंट बात है त्रिफला के संदर्भ में, वो है हरड़, बहेड़ और आंवला, इसका रेशियो का जो मार्केट में प्राय कंपोजिशन मिलता है वो 1:1:1 के रेशियो में मिलता है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट और डिजीज टू डिजीज ये कॉम्बिनेशन डिफर कर जाता है। अगर आपको उसमें रसायन ज्यादा चाहिए तो आंवले का जो रेशियो है उसको बढ़ा देना पड़ेगा, फिर होगा 1:2:4। अगर आपको हरितकी से ज्यादा प्रयोग चाहिए तो 1:1:1/2। आप इस तरह सा रेशियो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने स्थौल्य में और मेदे बढ़ी हुई मेदा में अभया का रेशियो ज्यादा रखा और बाकी दोनों का रेशियो अपेक्षाकृत आधा रखा। और आप चाहें तो सिर्फ अभया का भी प्रयोग किया जा सकता है। यव का प्रयोग जितना हो उतना बहुत कराएं। कोदो का प्रयोग कराएं। हमारे यहाँ जो सांवा होता है इस क्षेत्र में तो काफी मिलता है, और आजकल तो इसके बिस्किट और नमकीन भी मिलने लगे हैं, इसका आटा भी जगह जगह मिलने लगा, थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है, तो उसका प्रयोग जितना ज्यादा कराया जा सकता है। ज्वार, बाजरा, जो मोटा अनाज है, इसका प्रयोग कराना है, यानी कि गेहूं और चावल, इनका प्रयोग जितना कम हो उतना कराना है। और साथ ही जो मोटा अनाज है इनका प्रयोग जितना अत्यधिक हो उसका प्रयोग कराना है। अग्नि को संरक्षित रखते हुए और अग्नि को प्रदीप्त करते हुए इन द्रव्यों का प्रयोग कराएं, क्योंकि डिसलिपिडीमिया के पेशेंट में ओबेसिटी की तरह नहीं होता है कि वहां अग्नि बढ़ी हुई हमेशा रहती है, ऐसा नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हम जो व्यक्ति उसकी प्रकृति के हिसाब से उत्तम द्रव्य है उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ यूज जो है शिलाजतु का है, लौहरज का है, और अभया का है, और तक्र का है, आमलकी के चूर्ण का है, मधु जो जंगल में प्राप्त होने वाला मधु है, जो फार्म में होने वाला वो तो नहीं, उसके बारे में तो कई स्टडीज आती हैं, वो तो बढ़ा देता है। लेकिन क्योंकि मधु का जो रस शुरू में बता रखा चरक ने वो कषाय मधु है, इसका प्रयोग। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो चरक ने मेद को कम करने के लिए बता रखी है वो है जो वृहद पंचमूल है, बिल्व, शोना, पाटला, अग्निमंद और गंभारी।
इनका प्रयोग मधु के साथ मिल जाता है। इनके जो बार्क है उसके चूर्ण का प्रयोग, किसी एक का अगर बृहद पंचमूल है इनका चूर्ण तो आराम से प्राप्त हो सकता है, तो उसका मधु के साथ प्रयोग करके करें। नहीं तो अग्निमंत्र और शिलाजतु का प्रयोग है, अग्निमंत्र और शिलाजतु का प्रयोग, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हमने अलग अलग युक्तियों में अलग अलग ऋषियों के हिसाब से किया है। तो ये मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस थे, ये अप्रोच थी जिससे आप पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं, उनको करते हैं, और काफी हद तक पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो पथ्य पथ्य का फॉलो ऑन करते रहें। और अगर कोई स्टेटिन्स पे डिपेंड हो गया, क्योंकि स्टेटिन्स के फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अपने काफी एडवर्स इफेक्ट हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें हिपेटोटॉक्सिटी है, और मायोपैथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर मसल में पेन, टेंडरनेस, स्टिफनेस और ये सारी शिकायतें होती रहती हैं, क्योंकि ये टाइम लंबे टाइम तक लेते रहना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी डोज धीरे धीरे कम करते हुए फिर हमने इन औषधियों को किया, और फिर एक लेवल पर आकर सीधे सीधे इन औषधियों में आ गए। इन औषधियों को कर लेंगे तो प्रमेह में भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस थे, अप्रोच थे, थॉट प्रोसेस था। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो और इस संदर्भ में, तो फिर एक थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। तो जी, मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, आप सभी देखिए आप अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? यस सर। अब आप जो है एक एक करके अपने अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं इस विषय से संबंधित अपने अपने। जी नमस्कार सर। अपना परिचय भी दे दीजिएगा। सर मैं डॉक्टर अनीस बोल रहा हूँ बीकानेर से, जी राजस्थान से। सर ये कोदो क्या चीज है सर, ये इसका कहाँ मिलती है? कई बार सुना है, आज तक। जी, कोदो एक अनाज होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। आप इसको सामा बोलते हैं, है ना, और ये आप समझिए कुछ कुछ रागी के समान आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप राजस्थान में हैं तो वहां पर जो दूसरा मोटा अनाज है इसकी अपेक्षा, जैसे मैंने बताया ज्वार है, बाजरा है, कुलत्थ का प्रयोग है, इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा। कुलत्थ तो साउथ में भी होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती है, लेकिन तमिलनाडु और दूसरे क्षेत्रों में भी होती है, तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर इसका रिजल्ट जो कोदो का है, या जौ तो हर जगह उपलब्ध होता है, जौ का खूब प्रयोग करिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से प्रमेह में भी, और उसमें अलग अलग काफी सारी क्लिनिकल स्टडीज हो रखी है। ठीक, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जैसे चरक में मेंशन है कि ग्रामोदक अनुप मांस रसा दधीनी ग्रामोदक अनुप मांस रसा पयासी, मीन्स दधी की बनी हुई चीजें, मीन्स दधीनी या जो है रस, मतलब दूध और दही या तक्र जो है इसमें इंडिकेशन नहीं होता है। तो सर अभी आपने तक्र बोला, और इसी चैनल पे एक डॉक्टर और आए थे, उन्होंने जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर थे उन्होंने तक्र का सेवन भी मना किया। तो अभी आपने दधीनी में तक्र का सेवन बोला है, और दधीनी के साथ में क्या दूध का सेवन भी इसमें करना है कि नहीं करना है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा अरिष्ट के संबंध में भी है कि मधुमेह में क्या अरिष्ट का सेवन किया जा सकता है? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके दो प्रश्न, एक अरिष्ट के संदर्भ में क्या मधुमेह में अरिष्ट प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा दधीनी और दधी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थे, दो प्रश्न थे। हाँ, मतलब दूध और तक्र दोनों का मेरा का, या पनीर या इस तरह की जो दही की बनी हुई चीजें हैं उसके बारे में इंडिकेशन मैं जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि इसी चैनल पे एक डॉक्टर साहब और आए थे, उन्होंने कहा था कि तक्र या दूध नहीं लेना है। सर आपका मैं विचार जानना चाहता हूँ सर। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं तो आपको उदाहरण सहित बता रहा हूँ। तक्रा भया प्रयोगश्च, ये प्रमेह में भी और मेद और कफ को कम करने के लिए उत्तम है। इसमें सिर्फ तक्र का जिक्र है, मैंने दूध की बात नहीं की, मैंने दही की बात नहीं की। दही तो स्रोतोरोधक होता है, तो दही का प्रयोग तो प्रमेह में और मेद में भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम तक्र की बात कर रहे हैं। तो तक्र का निश्चित रूप से प्रयोग आप प्रमेह में और मेद में, बढ़ी हुई मेद में, अबद्ध मेद में निश्चित रूप से कर सकते हैं। जब हम तक्र का प्रयोग करते हैं तो आप समझिए कि वो एक फर्मेंटेड चीज है, जिसमें फर्मेंटेशन हो रखा है, और जहां पर आपने उसको इतने डाइल्यूट कर दिया है कि वो स्रोतों में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा। ये इसमें थोड़ी अम्लता आ जाती है, थोड़ी एसिडिटी आ जाती है, तो ये प्रमेह को गलाने, सॉरी, मेद को कम करने में निश्चित रूप से मदद करता है। इसमें कोई मतलब इसमें कोई दो डाउट नहीं है, और ये स्रोतोशोधक भी है। आप इसके गुण धर्म कर्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, दुग्ध के लिए और दधी के लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि उसका संदर्भ नहीं है, इनका संदर्भ है, और खूब प्रयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अग्निवर्धक भी है साथ ही साथ, इसमें भी वो, इसलिए चाहे वो ग्रहणी हो, है ना, बाकी जितने रोग हैं इसमें तक्रारिष्ट, इसमें भी अश्व में भी खूब बता रखा है। दीपन ग्राही लागवत बोला गया ग्रहणी में सर। हाँ जी सर, सर, दीपन ग्रहणी में दीपन ग्राही लागवत बोला गया सर। हाँ जी बिल्कुल। तो जी जी दीपन है इसमें, कहाँ कोई शक नहीं है, तो इसमें आप प्रयोग करिए, ये मेद को कम करने में निश्चित रूप से मदद करता है। दूसरा आपका प्रश्न था क्या हम अरिष्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। चरक ने तो जहां पर प्रमेय में वातज पित्तज कफज, जो प्रमेयों की चिकित्सा, जी किसने लिखा भी है, तक्रूष्ण वीर्य होता, बिल्कुल सही है। दुग्ध शीत वीर्य है, दधि उष्ण वीर्य है, और तक्र भी उष्ण वीर्य। तो वहां पर कई सारे आसव और अरिष्टों का प्रयोग है। दंत्यासव से लेकर के बहुत सारे आसव अरिष्टों का प्रयोग करा सकते हैं आप, रुग्ण के हिसाब से प्रयोग करा सकते हैं। अगर आपने कुमार आसव प्रयोग करा लें, अगर आपको जीर्ण हो गई है व्याधि, तो आप अभ्यारिष्ट का प्रयोग करा सकते हैं। आप कहीं कहीं जगहों पर तो अशोकारिष्ट का भी प्रयोग किया जाता है, और मधुकारिष्ट का प्रयोग कराया जा सकता है, द्राक्षारिष्ट का प्रयोग भी करा जा सकता है। जहां कृष प्रमेयी है, जहां प्रमेय का संदर्भ है, वहां पर का दो है, स्थूल और कृष्ण, तो कृष्ण में भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। तो अरिष्ट तो निश्चित रूप से कफ और मेद को कम करने वाला, स्रोतोशोधक है, अग्निवर्धक, तो बिल्कुल है। आप चरक में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि मधुमेह में भी और इसमें मेद में भी हम निश्चित रूप से अरिष्टों का प्रयोग कर सकते हैं। सर मेरा नाम डॉक्टर सचिन है, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। हेलो जी सर। मैंने ये देखा कि मैं हरित की सर, चूर्ण आप- यदि किसी को देता हूँ पेशेंट को, तो लूज मोशन। हेलो सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि मैं हेलो, कभी सर, कभी आपकी किसी पेशेंट को हरित की चूर्ण देता हूँ तो आप अपना हेलो? नाम बता दीजिए सर, नाम मेरा नाम डॉक्टर और सचिन परिचय है। दे दीजिए अपना। डॉक्टर सचिन जैन है मेरा नाम, झांसी से बोल रहा हूँ मैं। सर मैंने कभी जी, कभी आप प्रश्न हरित की करें। चूर्ण जी। हाँ हरित की चूर्ण देता हूँ तो लूज मोशन हो जाते हैं पेशेंट को, और स्थूल पेशेंट को जब देते हैं तो हम दस्त से हो जाते हैं उसको, तो कितनी मात्रा देनी चाहिए या फिर कुछ और कर सकते हैं इसके साथ साथ? तो वो हटाना पड़ जाता है मुझे कि 3-4 बार वो कहता है कि लूज मोशन हो रहा है सर, पेट खराब हो रहा है सर, तो और वो स्थूल भी है, तो क्या कर सकते हैं सर इसमें? और बिल्कुल सही बात है। हरित की तो हम कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रयोग करते ही हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अगर आप हरित की, आप त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में बहेड़ा और आंवला, इस चूर्ण का प्रयोग मिला दीजिए, मधु के साथ उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो डोज आप दे रहे हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। बहुत सारे लोगों को हरित की से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पित्तज व्यक्ति है, ये मृदु कोष्ठी व्यक्ति है, तो उसमें तो आराम से लूज मोशन हो जाता है, वातज में नहीं हो पाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अभया का प्रयोग निश्चित रूप से करें। आप अभया के प्रयोग से अगर आपको पेशेंट को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जगह आप शिलाजितु का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया बृहद पंचमूल है, इसका प्रयोग करें। अग्निमंथ है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यव आंवलकी, इनके चूर्ण का प्रयोग करें, ये उत्तम चूर्ण है। जौ और आंवलिकी का चूर्ण मिलाकर के आप प्रयोग करा लीजिए, 2-2 ग्राम, तो बहुत उत्तम चूर्ण है। तो आपको हरितकी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रयोग में आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी हेलो। जी सर। हाँ, डॉक्टर संजय त्यागी बोल रहा हूँ सर, नमस्कार, दिल्ली से। हाँ सर। हाँ सर, आपने वृहत पंचमूल का अभी इसमें आपने बताया इसके बारे में, तो इसकी मात्रा जी क्या रखते हैं सर आप, और सर, इसका 3 काल क्या है खाने का? ठीक, 3 ग्राम देते हैं सर, भोजन से पहले। पूरा वृहत पंचमूल सारा कॉम्बिनेशन का? जी जी, ओके। वृहत पंचमूल तो हम अपना, हाँ जी, हम प्रयोग करते हैं वृहत पंचमूल को अलग अलग अच्छा, द्रव्यों को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में, साथ में ठीक है सर। बेल और त्रिफला, सूर्य जी उदय सर। के आधा घंटा बाद शहद जी के साथ, तो जी, मेदस हाँ जो स्थूल का रोगी होते हैं उनमें तो बड़ी अच्छी जी सफलता मिलती है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है सर। मधु के साथ बढ़िया प्रवेश, इसमें मधु का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसा हाँ, आप मधु समझ। प्योर चाहिए सर, अच्छा होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। जहां सर ज्यादा बड़ा इसमें
लौहरज का प्रयोग करिए, उत्तम है। हाँ जी सर। लौह भस्म का प्रयोग कर सकते हैं जहां आप ज्यादा बढ़ा हुआ है या आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए भस्मों को, अगर आप देख रहे हैं, प्रोवाइडेड की किडनी ठीक हो तो हाँ जी, हाँ जी। लौह भस्म का प्रयोग किया जा सकता है, शिलाजितु का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो इसकी भी कर बहुत सकते। बढ़िया, ये तो बहुत तेजी से क्षरण करता है। जी सर, जी सर। जी सर। थैंक यू। सर आपके क्वेश्चन में, आपके सर लेक्चर में एक आया था रात्रि जागरण, और जबकि वातज प्रमेह जो है मधुमेह माना गया है, वातज प्रमेह में रखा गया है, तो अगर हम रात्रि जागरण करते हैं या पेशेंट को बताते हैं तो वो तो वात को वृद्ध करेगा, तो अगर वात को वृद्ध करेगा तो वातज प्रमेह या मधुमेह में उसमें सफलता मिल सकती है सर, कैसे मिलती है सर, इसको बताइए सर प्लीज। जी सर, देखिए पहले तो सर ये जो मैंने संदर्भ बताया था आपको रात्रि जागरण का, ये मेद के संदर्भ में बताया, बिल्कुल मेद में स्पष्ट है आप रात्रि जागरण करें, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बद्धमेद है या वो अबद्धमेद। तो वात को बढ़ाने वाले रुक्ष आहार विहारों का, जिसमें रात्रि जागरण भी है, व्यवाय भी है, व्यायाम भी है, चिंता शोक भय, ये सारे के हैं जो वात को बढ़ाने वाला, इनका प्रयोग करें। तो ये वातज प्रमेह या मधुमेह के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि हमारा जो विषय भी आज है वो अबद्ध मेद से संदर्भ में है। हाँ, ये बात सही है कि ये अबद्ध मेद आगे जाकर के प्रमेह और उसके बाद वातज पित्तज कफज तीनों तरह का प्रमेह को उत्पन्न कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहां पर आप व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष है। जिस चिकित्सा को चरक ने 3-4 हजार साल पहले बता दिया गया है, आज पूरी दुनिया उसी चिकित्सा की बात कर रही है, वो है पर्सनलाइज्ड एंड प्रिसीजन मेडिसिन, हर व्यक्ति के लिए टेलर मेड मेडिसिन जिसको कहा जाता है। तो संहिताओं ने एक डायरेक्शन दी है, लेकिन उसका कैसे हमें युक्तिपूर्ण प्रयोग करना है ये तो पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर जाएगा। वही वातज प्रमेह का व्यक्ति, उसका ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ा हुआ, शरीर धातुओं में कितना क्षरण हो रखा है, उसका स्थिति क्या है, आप उसको बाकी प्रमेयों में या बाकी प्रमेह की जो पेशेंट हैं उनके साथ इक्वेट नहीं कर सकते है ना। अगर कफज प्रमेही है तो वहां पर रात्रि जागरण करा सकते हैं, वातज प्रमेही है, कृष व्यक्ति है तो उसमें नहीं करा सकते, उसमें हम दूसरे उपाय प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर जाएगा, और ये होता ही है। सर ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम देंगे इसको बीच में हम बंद कर सकते हैं अगर पेशेंट ये डाइट एंड एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहा है। सर अपना तो परिचय दे दीजिए। सर मैं डॉक्टर प्रभात पंडा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम बनाएंगे इसको हम बीच में डिसकंटिन्यू कर सकते हैं जब उसका और एक बार असेसमेंट करेंगे तो लिपिड्स नॉर्मल आ गया है और पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए तैयार है, तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या वो कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप तो जहां पेशेंट ने दिनचर्या और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली वहां औषधि की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद तो शास्त्रीय सारा स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षा है। अगर उसका स्वास्थ्य पुनर्स्थापित हो गया है, हमने धातुओं में पुनर्स्थापना कर दी है, चिकित्सा का जो ध्येय था वो प्राप्त हो चुका है, तो फिर औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दिनचर्या, रात्रिचर्या का और ऋतुचर्या का पालन बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेशेंट भी तब तक तो फिर भी कर लेता है जब तक उसको प्रॉब्लम है या जब तक उसको दिख रहा है, क्योंकि डिस्लिपिडिया में अलग से कोई लक्षण दिखता नहीं है। तो वो तब तक कर सकता है जब उसको दिखेगा कि आगे जाकर के इसमें हार्ट रिस्क के बहुत ज्यादा चांसेस हैं या इसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है तब तक वो कर ले। हालांकि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में 10% पेशेंट भी पथ्य का पेशेंट फॉलो नहीं करते। अगर इन हाउस पेशेंट को आप छोड़ दीजिए तो ओपीडी के लेवल पर पेशेंट, क्योंकि आजकल या कोई भी हो, देखिए आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन अगर हम ये देखें कि कितने आयुर्वेद के लोग जो खुद आयुर्वेद की प्रिंसिपल्स को फॉलो करते, चाहे मैं हूँ चाहे आप कोई भी है, उसमें दिनचर्या है, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, क्या हमारे भोजन करने का नियम है, बाकी सारी चीजों का नियम, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, दूसरी इम्प्लीकेशंस हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आजकल समाज इस तरह का है। तो 10% लोग भी अगर पेशेंट फॉलो करता है तो आप औषधि की आवश्यकता बिल्कुल खत्म हो जाती है, वहां पर औषधि बिल्कुल नहीं चाहिए, वो पथ्य से ही और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कर लीजिए, वो तो सर्वोत्तम व्यवस्था है। मैंने बताया चरक ने तो सबसे पहले बताया कि आप पथ्य से अपनी चिकित्सा शुरू करें,
उसके बाद एकल औषधि का प्रयोग करें, फिर कंपाउंड्स का प्रयोग करें और उसके बाद फिर संशोधन करें। ये जो प्रोटोकॉल है ये एक मोटा मोटा विजन दे रखा है। तो पत्ते पत्ते से हो जाता है तो औषधि बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन आप जब किसी का लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, आज आपने कराया है तो ये ऐसा नहीं होता ना आप समझते हैं कि हम इसको हर 15 दिन में करा दें, हर महीने में करा दें। तकरीबन 2 से 3 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, औषधि के लिए भी और वो पत्ते फॉलो करे उसके लिए भी। खूब स्वेदन करने लगता है तो आप देखेंगे न सिर्फ उसका लिपिड लेवल रेगुलर होने लग गया, उसका ब्लड शुगर लेवल भी कम होने लगेगा, उसका जो श्वास कष्ट है उसमें भी आराम आने लगेगा। पूरी बॉडी जब ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिक हो जाएगी तो बहुत सारे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उस पे काफी हद तक अंकुश सिर्फ इस चीज से लगाया जा सकता है कि उसमें खूब स्वेदन हो रहा है। अगर स्वाभाविक नहीं हो रहा है तो आप उसको साग्नि या निराग्नि किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसमें उपवास भी एक इंपॉर्टेंट प्रकल्प है। निराग्नि स्वेदन में उपवास भी बता रखा है तो हम उसमें उपवास कराएं। इसलिए हिंदुस्तानी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसमें कुछ कुछ दिनों बाद उपवास है। जैसे कल जन्माष्टमी है, वो उपवास है। तो जहां जो उपवास है वो एब्सोल्यूट उपवास होना चाहिए। एब्सोल्यूट उपवास मीन्स कि आप उसमें कुछ नहीं खाएं। कुछ नहीं खाएं मतलब सिर्फ हवा और पानी खाएं और कुछ नहीं, एब्सोल्यूट फास्ट। अदरवाइज इधर नॉर्थ इंडिया में फास्टिंग का मतलब आप इतना ज्यादा कैलोरी इंटेक होगा। इसका जो तकलीफ है ना माइग्रेन का वो एक ही होता है, इसका वो हैवियत कम नहीं होता, एक इंजेक्शन होता है। दूसरा चीज जब इंजेक्शन लगता है ऑटोफैगी के रूप में ये कैंसर तक को मात देने की इसमें क्षमता है। आप देखिए कितने सारे इसमें, इस पे तो नोबेल प्राइज मिला हुआ, नोबेल मिला जी। इंजन का उपाय। जी सर। सर और एक क्वेश्चन है, जो हम विरेचन देंगे वो नित्य विरेचन देना चाहिए या जो शास्त्रोक्त विरेचन देना होगा? नहीं, नित्य विरेचन की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप नित्य विरेचन देंगे तो फिर वही पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। मगर आप इसको जो महीने में एक बार उसका विरेचन दे दीजिए, उसकी कोष शुद्धि करा दीजिए, अग्नि वृद्धि हो जाएगी, स्रोतोशोधन होगा और वातानुलोमन हो जाएगा, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा कम से कम मेद वृद्धि के संदर्भ में तो। और उसके बाद फिर आप औषधियों और पथ्य इसका प्रयोग करें। थैंक यू सर। जी सर प्रणाम। प्रणाम सर। डॉक्टर जितेंद्र कुमार गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी सर। सर मैं समावेश के रूप में ये जानना चाह रहा था कि जैसे सर आप त्रिफला, नागरमोथा, आमा, हल्दी बता रहे हैं जी सर, और बृहद पंचमूल, तो सर क्या हम लोग फल त्रिकादि क्वाथ जी और दशमूल का काढ़ा ले सकते हैं सुबह सर? हाँ बिल्कुल सर। आपको जानना चाह रहा हूँ कि सर इसका क्या रिजल्ट रहेगा। नहीं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। फल त्रिकादि क्वाथ तो चरक ने प्रमेय के संदर्भ में बताया ही है, उसमें भी मुख्य घट है क्या ही नागर सर मेद के लिए सर बोल रहे हैं। जी मेद के लिए उत्तम है, इसमें कोई शक नहीं। अब मेद के लिए उत्तम है। सर दशमूल और इसका ले सकते हैं फल त्रिकादि क्वाथ का मिलाकर? जी सर। या केवल बृहद पंचमूल और फल त्रिकादि क्वाथ या त्रिफला क्या सर? नहीं सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको बात बताई, जो हम प्रयोग करते हैं शास्त्र में, शास्त्रों जहाँ बढ़े हुए मेद को कम करने के जो घटक चरक ने बता रखे हैं उसमें है त्रिफला है, लौहरज है, अग्निमंत है, नागरमोथा है, यव है, आम्लकी है, अभया है और तंत्र है, इनका प्रयोग। तो सर ये मैं कहने का यही अर्थ था कि ये जितने एकल बात लेंगे तो उसमें गलत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं आप, युक्ति के हिसाब से प्रयोग करेंगे। ये प्रमेय में बता ही रखा है और ये आपस में बिल्कुल मिलते जुलते रोग हैं। और दशमूल भी उसमें डाल दें या बृहद पंचमूल डाल दीजिए, वात का शमन करेगा, उष्ण वीर्य है तो जरूर निश्चित रूप से लाभ करेगा। आपको देखना पड़ेगा साथ में क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, किस तरह का रोग है, किस तरह की परेशानी है ना, तो उस हिसाब से आप उसका योजना कर सकते हैं। हाँ सर। और शिलाजीत के रूप में जो हमारा कंपाउंड ड्रग चंद्र प्रभावटी है सर, जी उसका प्रयोग बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। चंद्र प्रभावटी आप शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं और रसायन के रूप में चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करेंगे, वो तो मूत्रवाही स्रोतों के लिए उत्तम रसायन है और प्रमेय रोग है ही उस चीज का। तो इसमें बढ़े हुए मेद में भी वो जरूर निश्चित रूप से हेल्प करेगा। हम तो डायग्नोसिस में लिख देते हैं अबद्ध मेद वृद्धि, जी सर, के पेशेंट आते हैं है ना। और ये ऐसा ही होता है जैसे आप किसी और चीज के लिए मतलब जांच कराने जाते हैं तब मालूम पड़ता है फैटी लिवर है अल्ट्रासाउंड में, या बहुत सारे
शुगर का भी तब मालूम पड़ता है जब वो कोई ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या किसी और चीज के लिए टेस्ट करा रहे हैं। तो जी, ये जी। बढ़ा हुआ फैट भी ये एक साइलेंट किलर है बिल्कुल। जी। जो शुगर है वो तो एक मतलब चीज ऐसी है जो हर जगह दिख रही है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आप देखेंगे उसका रूट कॉज यही है, और चरक ने बहुत साल पहले बता दिया। जी, 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 जी। दुनिया इस चीज पे रिसर्च करके अच्छे से समझ रही है कि अगर आपका लिपिड लेवल ठीक नहीं है तो वो बहुत सारी व्याधियों का जनक है। पीसीओडी तक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि पीसीओडी भी लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, जी। उसको बढ़ाने में। तो अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लें यहीं पर म्यूट कीजिए, और इसका बिल्कुल से शुरू हो जाती है जहां से मांस से मेद धातु बनी और मेद धातु का मल बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो मल जी, जी। तो स्वेदन खूब करें। जितना जी, जी, स्वेदन जी। उतना शरीर भी हल्का रहेगा और उतना जो मेद वो भी नियंत्रित रहेगा। अच्छा, लौह रज के रूप में पुनर्नवा मंडूर या नवायस लौह या ये किसका प्रयोग उत्तम रहेगा? आप सिर्फ लौह चूर्ण का प्रयोग करें या नवायस लौह का प्रयोग करें, इनमें से किसी भी आप पुनर्नवा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं अगर थोड़ा सा शोध भी है। नहीं भी करेंगे पुनर्नवा मंडूर उत्तम है। जी, जी, जी सर। तो सर अगर फैटी, मान लिया आपने कहा कि हम डायग्नोसिस टूल्स के लिए जाते हैं, अगर सपोज दैट फैटी लीवर निकलता है, तो अगर पेशेंट यही जो फल त्रिकाट क्वाथ या बृहद पंचमूल का क्वाथ लेगा तो सर उसके भी तो सेवन से उस पे हमको कंट्रोल मिलेगा? सर देखिए 3 महीने तक आप कम से कम जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं उसका सेवन करें, साथ में पथ्य करें और जरूर उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें जी, जिसमें वो सुबह शाम उसमें खूब ड्रेंचिंग होनी चाहिए, भीगाना चाहिए, इतना स्वेदन होना चाहिए जी मनुष्य में। वो पहली शर्त है जी। व्यायाम शुद्ध, पहले व्यायाम तो वो खूब होना चाहिए। वो व्यायाम ऐसा जिम वाला नहीं हो, स्वाभाविक व्यायाम हो, वो अपने आप निकले। नहीं है तो आप जो बाकी निराग्नि श्वेत के क्रिया है उनको बताएं, तो फिर निश्चित रूप से आराम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार जी सर। सर कपियान सर नमस्कार, मैं इंदौर से डॉक्टर अरविंद तिवारी बात कर रहा हूँ सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है सर। जी सर, एक अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये लोग जो पोस्ट एंजियोप्लास्टी वाले होते हैं उनमें सर कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ISR कंडीशन होती है, इंस्टेंट रीस्टेनोसिस होता है सर, और उसमें ये दोबारा जो है सिटी एंजियो करवाते हैं और उसके बाद में जब ISR मिलता है तो वो ये कहते हैं कि अब इसमें हमको फिर से एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, मतलब उसी में स्टंट डाल देंगे वो। तो क्या इस कंडीशन को सर अपन आपके फॉर्मुलेशन से कुछ इसको अवॉइड कर सकते हैं? देखिए सर, मेरा उसमें तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस डायरेक्ट नहीं है जिस कंडीशन को आप बता रहे हैं कि स्टंट्स के बाद फिर स्टंट्स डाले, बट हाँ पहली बार जिन लोगों ने स्टंट्स डाला है और जहां पर सोतो अवरोध मेद की बढ़ने के कारण हो गया है, बहुत सारे पेशेंट में आप निश्चित रूप से जो बढ़े हुए फैट है उसको कम कर सकते हैं। उनको हार्ट अटैक की स्टेज तक वो पहुंचे या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए उस स्टेज से पहले आप निश्चित रूप से प्रिवेंट कर सकते हैं। जिनको डल गया है, फिर देखिए क्या होता है कि अगर आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फिर प्रक्रिया और जो फैट डिपॉजिट्स, लिपिड डिपॉजिट्स ट्यूनिका इंडिमा में यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर है वो लगातार वापस हो जाएंगे। तो मूल कारण आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए जिन लोगों को स्टेंट्स पड़ जाता है तो प्राय उनको जिंदगी भर इकोस्पिरिन और ये स्टैटिन्स ये तकरीबन लेनी पड़ती है, इसका कॉम्बिनेशन लेना। तो इसीलिए होता है कि मूल जो स्रोत है जहाँ कारण है और वो है लीवर में। लिपिड जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का साइटी लीवर है, उसको वहां पर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आयुर्वेद में पहले से बता रखा है कि अगर आप अग्नि को, यकृत को और स्वेद को, मल को करेंगे तो आप उस स्थिति तक जाएंगे ही। तो अगर हम वो करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर आप स्वेदन क्या बता रहे थे सर? स्वेदन स्नान करा के करवाएं कि उद्वर्तन करवा के करवाना चाहिए मेदोवृद्धि में? सर क्या करें, स्वेदन आप साग्नि भी करा सकते हैं, निराग्नि भी करा सकते हैं। तो स्नान करने की तो आवश्यकता नहीं है उसमें कि स्नान के बगैर स्वेदन करवाएं? आप नहीं आप जो आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछ लिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है कि स्वेदन कराने से पहले बाय प्रिंसिपल उनको स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन के बाद ही स्वेदन, और चैप्टर भी इसी तरह से चरक ने बता रखा है, पहले स्नेहन है
फिर स्वेदन। जहां पर स्नेह है 4 महास्नेह बता रखे हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। आप देखेंगे इसमें मेद का वर्णन नहीं। घृत, तेल, वसा, मज्जा, एनिमल फैट वसा है, मज्जा हम समझते हैं, घी हम समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि प्लांट सोर्स से मिलने वाला और एनिमल सोर्स से मिलने वाला, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का अलग हो गया, फिर बोन मैरो का, लेकिन मेद का इसमें वर्णन नहीं है। तो जो मेद है वो बता रखा है संभवतः जो महास्नेह का हमने प्रयोग किया, फिर वो द्रव्य में कॉम्बिनेशन मिला करके एक नई स्नेह एंटिटी उत्पन्न कर रहा है, वो मेद है। तो वो आप किसी चीज को लेने खाने से रोक देंगे, यानी आप एक तो मेद को डायरेक्ट ले नहीं सकते, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर मेद को खाना रोक दें। अगर ऐसा होता तो हम मेद को खाना रोक देते, मेद नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बॉडी के अंदर ही बन रहा है, और ये बन रहा है इसका जो साइट है वो लीवर पर है। तो ये बढ़ा हुआ स्नेहांश बढ़ गया, ये स्नेह संयुक्त है। तो इसलिए क्योंकि इसमें पहले से स्नेह बढ़ा हुआ है, आप डायरेक्ट इसमें स्वेदन करा सकते हैं, आपको स्नेह पानी की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। जी डॉक्टर अनीता वशिष्ठ जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। जी सर। मैडम पूछिए। सर प्रणाम, मैं डॉक्टर अनीता वशिष्ठ गुरुग्राम से बोल रही हूँ सर। सर हाँ जी बोल रही हूँ सर। हेलो प्रणाम सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं डॉक्टर अनीता वशिष्ठ बोल रही हूँ सर, गुरुग्राम हरियाणा से। सर आपका अभद्र मेद के परिप्रेक्ष्य में घृत पान पर क्या विचार है? घृत पान करने के लिए मैडम? जी मतलब अगर अभद्र, आपने बोला कि सर अभद्र मेद जो है वो लिपिड से आपने कंपेयर किया, और स्नेहन, स्वेदन, व्यायाम, उपवास, ये सब आपने उसके बताए। तो इसमें आप अपना उसका घृत के मतलब इस अभद्र मेद के परिप्रेक्ष्य में जैसे मॉडर्न साइंसेस को बैलेंस अगर हम इक्वेट करके चलते हैं तो वो लोग मना करते हैं कि भाई ये नहीं खाना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे आपने बोला। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप आयुर्वेद के मतानुसार घृत पान का क्या इंडिकेशन दोगे कि खाएं, नहीं खाएं या संस्कारित खाएं? क्योंकि हमारे पास तो बहुत प्रकार के घृत हैं, जिसमें कि हम त्रिफला घृत भी है, और इन्हीं जितने आपने जो द्रव्य बताए अगर हम उन्हीं से संस्कारित घृत खाते हैं तो वो कहीं मेद में कन्वर्ट ना हो के, और जो शरीर में वात आवृत्ति थी जो प्रारंभ किया था सेशन का, उसको भी समाप्त करेगी, कहीं ना कहीं आवरण की भी चिकित्सा करेगी जो वात आवृत चिकित्सा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में सर आपका क्या कमेंट है, ये पूछना चाह रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपका भी। देखिए यहाँ पर दो चीजें अलग अलग है। एक तो आपने घृत और उसके जो विभिन्न संस्कारित घृत हैं, जैसे 24 प्रविचारणा है तो हमारी सिर्फ स्नेह के लिए ही बता रखी है, तो उसका कैसा प्रयोग करें। और दूसरा आवरण के संदर्भ में है जी। तो जो आवरण के संदर्भ में है वहां पर ही बता रहा है कि बढ़ा हुआ मेद वात को रोकता है। तो यहाँ पर वात में प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़े हुए मेद में है। मेद ने बढ़कर के वात को रोक लिया है और फिर वात प्रकोपित हो गई। तो यहाँ पर आवरण के लिए अगर हम घृत को देंगे तो मेद और बढ़ेगा, तो वहां पर विकृति और होगी। तो यहाँ पर वात को हमको कम नहीं करना है, ये ऐसे द्रव्य नहीं देने जो वात कम करेंगे, उनको ऐसे देने जो मेद कम करेंगे। जैसे ही मेद कम होगा वो मतलब आवरण खत्म हो जाएगा, फिर व्याधि नहीं। दूसरा जो आपने पहले पूछा था, हम घृत पान करा सकते हैं क्या, या संस्कारित करा सकते हैं क्या, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए मैम, घृत पान अपने आप में उत्तम वात और पित्त शामक है, उत्तम सारे स्नेहों में सर्वोत्तम स्नेह है और उत्तम अग्निवर्धक भी है। तो वहां पर आप मनुष्य या रुग्ण के प्रकृति और ऋतु काल बल के हिसाब से घृत का प्रयोग निश्चित रूप से करा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर ठीक है सर, बढ़ा हुआ है, मेद भी बढ़ा हुआ है और फैटी लिवर भी है, तो आप संस्कारित घृतों का प्रयोग कराएं। तब आप घृत में पिपली चूर्ण है, तब हम घृत में सुंठी चूर्ण है, तब कृष्ण मरीच का चूर्ण है, इसका प्रयोग कराएं। और अगर लिपिड्स लेवल की संख्या एक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये समय, तो आप कुछ दिनों के लिए घृत पान को रोक भी सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उनका लिपिड्स लेवल कितना है। इसीलिए आयुर्वेद में देखिए,
आयुर्वेद की चिकित्सा में और जो इस समय प्रचलित दूसरी हमारी कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है, एलोपैथी में, यही डिफरेंस है। वहां पर प्रोटोकॉल दे रखे हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा का क्या प्रोटोकॉल है? आयुर्वेद में पेशेंट टू पेशेंट प्रोटोकॉल बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक नजीर स्थापित नहीं की जा सकती कि ये आप वहां तो बिल्कुल ये है, अगर ये पेशेंट आएगा तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि यहाँ पर हमको रोगी से पहले 10 पैरामीटर्स तो चरक नहीं बता रखे हैं, जो मनस्थिति को देखना। हर पेशेंट की मनस्थिति अलग है, हर पेशेंट का प्रकृति विकृति दोष बल काल प्रकृति स्मरण मनस और ये सारी संहिता अलग अलग चीजें हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट आपकी सारी चीजें डिफरेंट हो सकता है। किसी में आपको घृत देना पड़े, अच्छे स्नेह देना पड़े, कि हो सकता है किसी में संस्कारित देना पड़े, और हो सकता है किसी में बिल्कुल नहीं देना पड़े। तो इसलिए एक चीज हम स्थापित नहीं कर सकते कि इसमें देना है या इसमें नहीं देना है। पेशेंट टू पेशेंट, इसलिए पुरुषम वीक्ष चरक पहले ही चैप्टर में बता दिया, तो वहां जी सर जी। युक्ति के प्रयोग सर इस यहाँ पे मैं सर एक अपना अनुभव भी आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है और बाकी सारे लोग भी जुड़े हैं। तो सर जो आज आपने अनुपात बताया त्रिफला का, हरड़ बहेड़ा आंवला, तो उसको भी मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में सर, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 32 इयर्स। तो मैंने उसमें स्टार्ट किया सर कि 4:2:1 जी, आंवला हरड़ और बहेड़ा 4:2:1। और क्योंकि चूर्ण लेना जो यहाँ एनसीआर में पेशेंट्स हैं वो नहीं ले पाते हैं, तो मैंने उनको सर उसको क्वाथ के रूप में दिया, बॉईल करके हाफ टू द बॉईल, और फिर उसमें जब वो थोड़ा ठंडा हो गया तो मधु मिला के सेवन। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले सर मुझे, बहुत बढ़िया उसमें भी। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे हम सब अपने अनुभव भी शेयर करते हैं सर। और आज आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा है, और बहुत आपने इतने हमारे सारा चरक के सारे स्थान भी रिवाइज करा दिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अनिता मैम, एक बार ये इसका डोज बताओ ना। आंवला 4:2:1, 4:2:1। हाँ, आंवला हिरड़ा बेड़ा। जी 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 जी। ओके, थैंक यू मैम। मैडम ये जो सर त्रिफला पर आप अगर संभाषा रखें तो आपको समझ में आएगा। ऐसी यूनिक मेडिसिन है, इसके कॉम्बिनेशंस में अलग अलग में इतने डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि कैंसर के पेशेंट से लेकर के और फिर रसायन में और अलग अलग व्याधियों में इसका कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीजें फर्क पड़ जाती है। अनुपान से फर्क पड़ जाता है, आप कैसे ले रहे हैं, मार्केट से आप ले रहे हैं, फाइन पाउडर ले रहे हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग है, निम्न स्तर के हैं। रॉ मटेरियल आप खुद घर में लेकर के बना रहे हैं और थोड़ा दरदरा है, उसके रिजल्ट्स अलग हैं। क्वाथ में जैसा आपने बताया उसके रिजल्ट्स अलग हैं। शीत शीत है, जो पंचविध कषाय कल्पना है, उनके हिसाब से इसके रिजल्ट बदल जाते हैं। तो एकल औषधि से कब लोगे फिर आप? सर आप कब लोगे फिर त्रिफला पे? मैम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, हो जाएगा तो अरेंज कर लेंगे मैम। हाँ, मैं तो सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, सर करा देंगे अरेंज। आप सिर्फ एक त्रिफला पे लो सर, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट, वेरी ट्रू एंड वेरी इफेक्टिव। मतलब 3 फल जादू कर देते हैं बहुत सारी चीजों में। बिल्कुल ठीक बात है सर। जोशी सर, हेलो जी, जरूर 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 अवश्य। हाँ जी सर। खुशबू बिश्नोई जी, आपने बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है, पूछिए आपका सवाल। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। परिचय भी दीजिए अपना। जी बोलिए खुशबू जी। हाँ जी प्रणाम सर, मैं बेटे खुशबू बिश्नोई जयपुर से बोल रही हूँ। जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़े हो और पैथिक प्रकृति का अगर पेशेंट हो जिसमें पित्त बहुत ज्यादा, तो सर उसमें हम ये श्वेदन या उष्ण औषधियों का कैसे विचार कर सकते हैं? मतलब ये जैसे अगर हम उसमें ट्रीटमेंट देंगे तो वो दोनों अपोजिट हो जाएगा सर। उसके जो पित्त की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, और अगर हम पित्त का शमन करने के लिए शीत या फिर स्निग्ध देंगे तो फिर मेद बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में हम कैसे विचार कर सकते हैं? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है मैडम। देखिए यहाँ पर आएगा फिर संस्कारित घृत और घृतों का प्रयोग, आप उसका प्रयोग कराएं, आप मधु का प्रयोग कराएं। आप जो अनुपान है वो नवनीत के साथ दें, मक्खन के साथ दें, जो अनसॉल्टेड बटर है जिसको हम घर में बनाते हैं, वो शीत वीर्य है, घृत शीत वीर्य है। ऐसे द्रव्यों के साथ अनुपान के साथ आप इसका प्रयोग कराएं तो वो मेद वृद्धि नहीं करेगा सर? जी मैडम,
फिर वो मेद वृद्धि नहीं होगा उसमें? नहीं मैडम, नहीं। अनुपान के साथ आप औषधियों का, अनुपान का तो मतलब ही होता है वो सिर्फ औषधि के लिए व्हीकल एजेंट का काम करता है, और अग्निवर्धन भी हमको चाहिए। और आप ये देखिए कि जो मुख्य व्याधि है जहां लिपिड्स लेवल का, देखिए क्या होता है जब 2 या 3 व्याधियां होती हैं तो आपको देखना पड़ता है किससे जिंदगी को ज्यादा खतरा है। हाँ जी। पहले प्रायोरिटी उसको रखते हुए बाकी चीजों को तब रखेंगे। तो जिससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, जो सपोज हार्ट अटैक प्रोड्यूस कर सकता है, अगर लिपिड्स का लेवल उतना बढ़ा हुआ है तो आप पहले उसको देखेंगे। अगर आपको लगेगा नहीं पित्त की वजह से अल्सर बन सकता है तो आप पहले पित्त को शमन करेंगे। क्योंकि अगर पेशेंट कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, देखिए मेरा मानना तो ये है कि पेशेंट अगर कई सारी औषध प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है तो जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है उस पर पहले फोकस करें। और पेशेंट सबसे पहले बताता है जनरली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको उसी की हो रही होती है। आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति, जैसे मैं कभी कभी यहाँ आईएएस ऑफिसर्स के साथ चर्चा करता हूं, तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां आदमी दवाई न लेता हो। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दवाई न लेता हो। जिनको नहीं लेता उनको पता नहीं है शरीर के अंदर कितने कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं और कितना सारा डिरेंजमेंट चल रहा है। अगर वो कराएंगे तो वो भी लेना शुरू कर देंगे। ये आदर्श स्थिति नहीं है। और अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे वैद्य भी इंक्लूड है। तो चैरिटी बिगिंस विद होम। हम एक आइडियल स्थिति उत्पन्न करें, फिर दूसरों के लिए हम एक नजीर स्थापित कर सकते हैं। जहां आपके मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सदानंद थपलियाल जी हैं, यहाँ मसूरी में आईएएस एकेडमी है, वहाँ पे जाते हैं अपना व्याख्यान देने के लिए। जो नए आईएएस जो तैयार हो रहे हैं उनको ये आयुर्वेद का व्याख्यान भी देते हैं। जी मैं जिनको जानकारी देना चाह रहा था। जी तो मैं आपसे बता रहा था कि जो, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। तो मैडम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा प्राण घातक या कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन कौन सी है, और पेशेंट को हम सारी प्रॉब्लम के लिए दवाई दे देंगे तो दवाओं की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2 या 3, मैं तो ये फॉलो करता हूँ कि 2, 3 और मैक्सिमम 4 से ज्यादा औषधि नहीं दी जाए। पेशेंट आपको बोले बिना भी वो पहली 2-3 दवाइयां खा रहा हो, 4 दवाइयां हमने और दे दी। अब पेशेंट की स्थिति ये होती है उसको बताना पड़ता है कि दवाइयों के बीच में वो खाना कब खाए। तो दिन भर हाँ सर ये हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आप देखेंगे तो हर आदमी एक पोथी लेकर के बैठता है ये दवाई खानी। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी पेशेंट आपके पास आए आप एक दवाई उसकी कम कर दें। पथ्य और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड करते चले जाएं। सर ओबेस पेशेंट में ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए कि उनका लाइफस्टाइल, हम लोग क्या वो बोलेंगे तो सही हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और रिजल्ट भी उनको चाहिए लेकिन वो फॉलो भी नहीं करते हैं। ये चीज है क्या है कि इसीलिए आयुर्वेद जो है उसमें और एलोपैथी में यही डिफरेंस है, क्योंकि आयुर्वेद में पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। जब तक पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दवाई खा ले और वो हो गया, वैसा नहीं है। उसको बाकी सारी चीजों पर आप चेंजेस करने पड़ेंगे। वहां पर पेशेंट खुद इतना आराम परस्त हो गया है, उसमें हम भी खुद इंक्लूड हैं, कि अगर कोई रोबोट आकर के दवाई खिला दे तो वो बेहतर स्थिति है। पेशेंट दवाई भी खुद नहीं खाना चाहता है, वो कहता है हमें जीने तो जैसे हम जी रहे हैं, आप दवाई देकर हमको ठीक कर दो। इसीलिए उसका झुकाव थोड़ा सा एलोपैथी की तरफ रहता है। लेकिन आप समझेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2 सालों में इन सब चीजों का एक लिमिटेशन है। इन सब की एक लेवल के बाद ये सब काम नहीं करता है। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने ही पड़ेंगे। पूरे डेवलप्ड नेशन अपने हेल्थ बजट का ज्यादा पोर्शन प्रिवेंशन में खर्च करते हैं, और जो डेवलपिंग नेशन है वो क्योर में करते हैं। आप देखिए आज ये कराया जा रहा, वो कराया जा रहा। अब जाकर के पिछले कुछ सालों में वेलनेस सेंटर शुरू होने या उनको स्टार्ट करने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। ये पहले ही हो जाना चाहिए थे। एक समाज जिसमें हर साल अस्पताल लगातार खुलते जा रहे हैं, हर सरकार आकर के बोलती है हमने इतने अस्पताल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, और क्रेडिट लेती है। ये तो मेरी समझ से एक शर्म का विषय है। आपका इतना बीमार है कि आपको अस्पताल खोलने की जरूरत पड़ रही है।
अच्छी सरकार वो है, अच्छा जिलाधिकारी हुआ है जो ये बोले मैंने अस्पताल बंद करा दिए क्योंकि पेशेंट तो स्वस्थ है। जब लगातार पेशेंट ये समाज बीमार रहेगा तो आप कैसे डेवलप्ड नेशन बनेंगे? उसका एनर्जी, टाइम और पैसा सारा तो अपने आप को ठीक करने में चला जाता है। ऐसे डेवलप नेशन नहीं हो सकते। आपको प्रिवेंशन पे फोकस करना ही पड़ेगा और आदमी करेगा, उसकी मजबूरी, उसको करना ही पड़ेगा। नहीं तो दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं, टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस हैं, है ना। ये जो हमारा शरीर है ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, इसमें तो हर पल पल चेंज होता है। ये कोई रोबोटिक नहीं है, आप इतना खिला दो, ये फीड कर दो तो ठीक हो जाएगा। ये डिफरेंस है। हम मनुष्य के अंदर, इसलिए चरक ने कहा कि उसकी आत्मा में दिए ज्ञान का प्रकाश लेकर के आप घुसें और फिर उसमें काउंसलिंग करें। इसलिए अच्छी प्रैक्टिसेस जिनकी है उनको वो काउंसलिंग में ज्यादा समय देते हैं। और दवाई अगर आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर देंगे फिर तो आप मिट्टी भी उठा के दे देंगे तो लग जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते भी। तो काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ यहीं से सब मतलब डिस्टर्बेंसेस तो यहीं से शुरू है। हर आदमी परेशान है क्योंकि उसमें वो चिंतन नहीं, चिंता कर रहा है। देखिए जिसमें चेतना है उसे चिंतन करना चाहिए। अगर वो चिंता करने लगेगा तो फिर वो चिता की तरफ बढ़ जाएगा। ये सिर्फ पोइट्रिक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। आप सब हम लोग जो प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, आयुर्वेद में संदर्भ, तो यहाँ पर काउंसलिंग का ही ज्यादा महत्व है। आप जितने ज्यादा उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को कन्वर्ट कर पाए, बता पाए, नहीं तो अल्टीमेटली उसको आना ही है। आप देखिए आज ज्यादातर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो वेल एस्टेब्लिश्ड, जिनकी खूब अच्छी प्रैक्टिसेस है, उसमें ज्यादातर जो पेशेंट हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स। और मैं मतलब ये किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, आपके पास भी होंगे, आप भी जानते समझते हैं। ज्यादा ऐसे ले जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो जिनको फॉलो करके बाकी सब लोग होते हैं, वो जो समाज के टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप लोग होते हैं ना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जैसे गीता में कहा गया यद्यदाचरति श्रेष्ठ्यं तत्तदेवे तरोजन सहयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बाकी लोग फिर अपना फॉलो उसको करने लगते हैं। तो आयुर्वेद का ये सौभाग्य कि श्रेष्ठ लोग ही ज्यादातर आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। उनको उतनी समझ डेवलप हो जाती है और उन्होंने देखा बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन। तो इन सबकी लिमिटेशंस, हम एक पेशेंट को एक लेवल तक ही जिसमें श्रद्धा नहीं है आयुर्वेद उसमें काम नहीं कर सकता। ये भी आयुर्वेद और वैदिक मेडिसिन की पहली शर्त है कि आपको फेथ होना चाहिए। आप फेथ नहीं करेंगे, ये मैकेनिकल सिस्टम नहीं है ना, एलोपैथिक मैकेनिकल सिस्टम है। आपके चीजें लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई, आपने स्टेटिन दिया, नीचे आगे बस सब काम ठीक है। अगर गलती से रिपोर्ट मिसमैच हो गई या एक दूसरे पेशेंट की आ गई तो कहेगा सब बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं किया है। क्लिनिकल स्किल्स उधर भी लगातार कम होते जा रहे हैं। हम इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं डायग्नोस्टिक्स पर कि अपना क्लिनिकल स्किल और पेशेंट से जो टच करने वाला है, जो फील है, जो बात है, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस में लें, काउंसलिंग खूब करें। आप अच्छे से काउंसलिंग कर देंगे, उसको समझा देंगे, हर आदमी समझता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं। देखिए पढ़ा लिखा होना अलग बात है और अवेयर होना अलग बात है। पढ़े लिखे तो सारे हैं लेकिन अवेयर नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, जाना नहीं, समझाया नहीं है। जैसे सर ने बताया, मैं जब अकेडमी में जाता हूँ करें तो हमें पता ही नहीं है, या दूसरी जगह में। तो सिंपल चीजें हैं जो जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और जिसको बताया जा सकता है, लोग भी उसको समझते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन एक छोटी सी इनिशिएटिव हमको भी लेनी पड़ेगी। मैंने जैसा पहले बताया, आप एक आदमी, एक घर, एक फैमिली, एक मोहल्ले को स्थापित करके देखें कि इसने आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स फॉलो किया और इसको साल भर से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी या डॉक्टर्स के पास जाने की नहीं पड़ी। आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जरूर आयुर्वेद में फेथ रखते हुए उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, अपने घर वालों को उसको फॉलो कराएं। जब तक हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, हम दूसरे में जितना मर्जी बोल रहे हैं, न तो बोलने में वो अथॉरिटी आ सकती है और न वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो इसलिए मीनल गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया सर। सर वैसे तो मेरे सवाल का जवाब आ गया था। मैं जो पूछ रही थी कि मेन ये पेशेंट अगर नहीं एबल है डाइट कंट्रोल करने के लिए, अगर वो पित्तज प्रकृति है या फिर उसको उसकी एपेटाइट ज्यादा है और वो अपनी डाइट नहीं रिड्यूस कर सकता,
तो वो किस तरह से अपना वेट लॉस का प्रोग्राम आगे प्रोसीड कर सकता है। अगर वो डाइट कंट्रोल करने में असमर्थ है, उसको या फितरत प्रकृति मान लीजिए या भस्मक रोग मान लीजिए, या फिर इस तरह से मान लीजिए कि उसको हंगर ज्यादा है, तो उसके लिए हम डाइट रिडक्शन किए बिना या फिर उसको क्या दें जिससे कि वो वेट लॉस में प्रोसीड कर सके। सेकेंडली सर, एक क्वेश्चन, हाँ पहले सर इस बारे में बात करें, ये जो मेन है इस पे। मैम आपकी ना आवाज थोड़ी कट कट आई, लेकिन जो प्रश्न मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर एपेटाइट अच्छी है और वेट लॉस करना है तो क्या करें। हाँ मुझे इतना समझ में आया, हाँ क्योंकि सर। आवाज जी कट रही। देखिए एपेटाइट अच्छी है और वेट भी लॉस करना है या लिपिड्स को कम करना है, तो उसमें क्या करेंगे। अगर आप जो मेदो धातो या मेदो रोग जहां बन रहा है उसकी संप्राप्ति को देखें, तो वहां पर मेदो अग्नि उसकी दृष्टि है, बाकी जठराग्नि में दिक्कत नहीं होती है, वो मेदो अग्नि की दृष्टि है। तो मेदो अग्नि को ठीक करेंगे, क्योंकि वहां पर जो मेद बन रहा है वो आमज मेद बन रहा है और वो फिर शरीर में डिपॉजिट हो जा रहा है। तो आमज मेद को निराम करें और मेदो अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा करें। इसमें शोधन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। हम शोधन कराएं और खूब व्यायाम कराएं, वो उपवास कराएं, इनसे भी अग्नि बढ़ेगी, लेकिन ये आमज मेद को निराम करने में बहुत मदद करेगा। मेद इंपॉर्टेंट धातु है, उसका होना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो आमज हो गई तो लगातार व्याधि डेवलप होती चलेगी। इसमें होता क्या है, मेदो धातु की पूरी संप्राप्ति में रस, क्योंकि जठराग्नि ठीक है तो रस, रक्त, मांस, मांस तक तो धातुएं ठीक बनती है, मेद के बाद धातुएं ठीक नहीं होती। तो मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र नहीं हो पाता है। तो जो स्थौल्य व्यक्ति होते हैं जिनमें आमज मेद बनता है, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम होती है, जॉइंट प्रॉब्लम की भी होती है, और इनफर्टिलिटी भी एक मेजर इशू सामने आता है, क्योंकि आगे के दांतों का पोषण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा है वो मेदो अग्नि की चिकित्सा पर हमको केंद्रित करनी चाहिए, उसकी चिकित्सा करें, उसमें शोधन संशमन चिकित्सा करें। और ये जो औषधियां बता रखी हैं जिसमें नागर्म होता है, लौ रज है, या यव और आम्ल की चूर्ण है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इनका हम प्रयोग कराएंगे तो उससे मेदो अग्नि हो जाएगी, उससे वेट भी लॉस होगा, क्योंकि जो वेट बढ़ रहा है वो आमज मेद की वजह से बढ़ रहा है। डाइट में जो आप दें वो रफेज ज्यादा दें, जितनी सब्जियां हैं उनको ज्यादा प्रयोग कराएं। तो जितना आप रफेज को ज्यादा प्रयोग कराएंगे उससे आपको शरीर को जीने के लिए जितनी ऊर्जा उतनी तो मिल जाएगी, लेकिन शरीर के अंदर कोई एक्सेस डिपॉजिट्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उसमें स्थूलम चाप अपतर्पण स्थूल जो मेदोनाशक भोजन है उसका प्रयोग कराएं। तो जितने महास्नेह उसमें एकदम कट डाउन आप कर दीजिए, कम कर दीजिए, इतना भर रखें कि जो नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो शरीर के लुब्रिकेशन के लिए बस रहें, उससे ज्यादा उसकी फैट्स को कम कर दें। बाकी व्यायाम है और बाकी संशोधन है, इन सारी चीजों का प्रयोग करें। अरिष्ट का प्रयोग करना बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक जी बोलिए, क्या ही था सर। हाँ सर, इसमें क्या होता है, प्रारंभ में तो अग्नि मानदेय मिलता है स्थूलता के रोगी में, और फिर बाद में जब ये वायु का विष चक्र चलने लगता है तब फिर तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तीक्ष्ण अग्नि की वजह से फिर वो मेदो धातु जो वहां पर श्रोतस जो दुष्टि होती है उसकी वजह से चक्र होता है। तो हमें पहले उस अग्नि को ही सम में लाना पड़ेगा, ठीक तरीके से अग्नि को ठीक करना पड़ेगा, और फिर उसको जो उसका वायु का जो विष चक्र है उसको तोड़ना पड़ेगा। जी तब जाकर चिकित्सा मुझे लगता है फलीभूत होगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के लिए तो नित्यम शोधनम हिताय बोला गया, क्योंकि श्वेत भी तो उसका मल है। तो अभी आपने जैसे एक विरेचन का आंसर देते हुए बोला कि विरेचन नॉर्मल करना चाहिए, और जबकि इसमें बोला गया है कि शोतो अवरोध शोधनात् नित्यम शोधनम हिताय। तो दोष मात्र पाच्य शोतो अवरोध दोषनात् नित्यम शोधनम हिताय। तो ऐसे में हम लोग नित्य शोधन की तरफ क्यों नहीं सोचे, क्योंकि वो हम श्वेत जो करा रहे हैं वो भी तो हम मल ही तो निकाल रहे हैं। तो नित्यम शोधन हिताय की तरफ आपका अभी आपने बोला था, ये क्वेश्चन आया था उसमें बोला था कि आपने नित्यम वो तो विरेचन के लिए बोला था कि विरेचन करा सकते हैं नॉर्मल वाला, लेकिन नित्यम शोधनम हिताय की तरफ सर नहीं फोकस करेंगे इसमें? नहीं सर, देखिए मैंने आपको बताया ना, ये तो आपको अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस और युक्ति के आधार पर बताना पड़ेगा। आपको लगेगा कि नित्य शोधन करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, उसके लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस भी अलग अलग हो जाएगी। वो आप सिर्फ हरहर से करा सकते हैं, या आप निषोध से करा सकते हैं, या सिर्फ घृत और दुग्ध के प्रयोग या मुनक्के के प्रयोग से करा सकते हैं।
इसमें ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ महीने में 1 दिन कराना है या 15 दिन में 1 दिन कराना है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। इसमें आप नित्य करा सकते हैं। अगर आपको स्थूल या आपको लग रहा मेद का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसका प्रयोग में करा सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन विरेचन का इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर चरक व्यायाम शोधन अरिष्ट मूत्र पानी विरेचन, सिर्फ विरेचन लिखा हुआ। अब उसमें नृत्य विरेचन कराएं, मृदु विरेचन कराएं, तीक्ष्ण विरेचन कराएं, मध्यम विरेचन कराएं। फिर ये डिपेंड करेगा पेशेंट की सिवियरिटी कैसी है, उसका बल कैसा है। जैसे हम बालकों में या वृद्धाओं में या महिलाओं में संभवतः नित्य नहीं करा सकते हैं। जहां पर नित्य की आवश्यकता होगी, लेवल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, वहां नित्य करा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा और इससे पहले ज्यादा है कि स्वेदन नित्य होना, वो आप नित्य कराएं। नित्य मतलब ये है कि ये मतलब जीवन पर्यंत होना चाहिए। अब आप विरेचन तो कुछ टाइम तक ही कराएंगे। सपोज आप नित्य विरेचन भी कराते हैं तो आप 10 दिन कराएंगे, 15 दिन कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं करा सकते हैं। धातु क्षीणता होने लग जाएगी, रुक्षता आने लग जाएगी, है ना। लेकिन स्वेदन तो हमें रोज करा, जैसे हम अन्न रोज खा रहे हैं, पानी रोज पी रहे हैं, वैसा स्वेदन नित्य होना चाहिए। उतना ना हो तो आप निश्चित रूप से हफ्ते में 1 दिन कराएं, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग ये होते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो। जी विनय सोनी जी, अब आप अपना प्रश्न पूछें, क्योंकि काफी प्रश्न हो गए हैं। जी अनम्यूट कर लीजिए आप, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी सर, नमस्कार। अपना परिचय भी दीजिए। जी हाँ, मैं डॉक्टर विनय सोनी राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी सर, ये मेदोवृद्धि के मैंने बहुत से रोगियों में अपना ये योग है देख के काफी अच्छा रिजल्ट पाया है, जिसमें मैं नित्य शोधन, जैसे अभी बात चल रही थी, उसमें नित्य शोधन के रूप में सर आरोग्यवर्धिनी वटी अच्छा काम करती है। और जैसे महिलाओं में है तो ये आर्तव दुष्टिजन्य भी कई ओबीज मतलब होती है, मेदोवृद्धि होती है। तो उसमें ये कुमार या सब हर्ड युक्त आता है, ये कालेडा फार्मेसी बनाती है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है सर इसमें। और साथ में जैसे मैं ये आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवा मंडूर, पंचकोल, चंद्र प्रभावटी और ये इनका जैसे प्रयोग करता हूँ। साथ में मेदोहर अर्क वगैरह है, मेदोहर गूगल वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। तो सर ये कुछ मतलब पेशेंट में काफी मतलब जैसे 2 से 3 किलो 4 किलो को भी वजन कम हो जाता है। लेकिन जैसे 90 किलो का कोई अगर पेशेंट है, उसका 5 किलो या 4 किलो वजन कम हो गया, लेकिन वो जैसे और चारा है वो नहीं होता सर। जैसे वो 80 से नीचे आना चाहता है, मतलब 80 किलो से के अंदर आना चाहता है। 3-4 किलो तो वजन उसका आराम से कम हो जाता है सर, 1 माह या 2 माह की दवाई से। जी ये क्या चक्कर है सर, ये बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, ये जो बद्धमेद है उसके संदर्भ में है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप वेट खास करके जहाँ 100 के आसपास लेकर के फिर एकदम कम लेकर के आए या नीचे करें। देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहती है, जैसे जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। उसमें आहार विहार पथ्यापथ्य एक इम्पोर्टेंट पहलू है, ठीक है। दूसरा औषधियां हैं, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है। और तीसरा शोधन यानी पंचकर्म। इन तीनों का जब तक परफेक्ट कॉम्बिनेशन न हो, या इन तीनों के आप समझिए कि रेशो बिल्कुल बराबर ना हो, सिर्फ औषधि पे डिपेंड रहेंगे या सिर्फ पंचकर्म पे डिपेंड रहेंगे या सिर्फ पथ्यापथ्य पे डिपेंड रहेंगे, तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकता। दूसरा, अगर ये जो ओबेसिटी है ये जेनेटिक है, तो ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। मेरे संदर्भ में वहां उससे ज्यादा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां फिर जीन्स के लेवल पर जेनेटिक इंजीनियर वहीं से गड़बड़ आ रहा है, तो फिर वो फैट लगातार बढ़ता जाता है, वहां मुश्किल है। लेकिन जो जेनेटिक नहीं है, क्योंकि प्रमेय को भी सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बता रखा है, तो अगर ऐसा नहीं है वहां तो आप इनका रिडक्शन कर सकते हैं। फिर आपको पंचकर्म शो, आपको विरेचन कराना है। उद्वर्तन का बहुत अच्छा रोल है। उद्वर्तन फैट होता है, उसको डिसॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि फ्रिक्शन होने की वजह से जैसे हीट जनरेट होती है, तो लोकल फैट को आप इसको रेगुलरली दूसरे तीसरे महीने में लगातार इसको कराते रहें, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ विरेचन का है। आप जो पंचकर्म की पूरी जो विधा है उसका जितना से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं उनका प्रयोग कराएं। और औषधियों का जो आपने बताया, बिल्कुल बहुत अच्छी औषधि है आरोग्यवर्धक, क्योंकि उसमें निशोथ होता है,
तो वो रेचन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे जी आपको रेचन फिर देना पड़ेगा। उद्वर्तन के साथ साथ किसी सज्जन ने और सर ने बताया भी था उनका प्रयोग करें, लेकिन पथ्य पथ्य का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका आहार विहार कैसा है, उसका डे रूटीन कैसा है, जब तक आप उसको उसमें नहीं रखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम फॉलो करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो ये है कि पेशेंट को आप किसी एक रस पर कुछ दिनों के लिए डिपेंड कर दीजिए। चरक ने लिखा हुआ कि एक रस का अभ्यास पेशेंट को कृश करता है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लिनिकल सूत्र है। एक रस का अभ्यास, मधुर भी हो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, अगर वो मधुर भी पसंद करता है स्थौल्य का व्यक्ति, तो उससे कहो आपको यही लेना है, दिन में तीनों टाइम यही लेना है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन आप उसको टाइम दे दीजिए, 3 महीने का। वो 4-5 बार से ज्यादा नहीं खा पाए। तो यहाँ हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन ये किया है कि रस की अपेक्षा उसको कोई एक डिश बता दें, और इसके लिए थोड़े से चार्जेस थोड़े हाई रख दिए कि आप पेशेंट को बोलें कि आप कोई एक डिश जो आपकी पसंद की हो, कोई भी हो, चाहे वो जलेबी पसंद करे या घी पसंद करे, बर्फी करे, दाल चावल, वटेवर, लेकिन आपको दिन में तीनों टाइम जब भी भूख लगे बस और 3 महीने तक यही खाना है। तो वो तीसरी, चौथी, 5वीं के बार उसको फिर नौजिया होने लगता है और अपने प्रिय भोजन से उसको रिपल्शन होने लगता है। तो जो चरक का सूत्र है वहां इसको फॉलो करके हम देखते हैं, तो वहां से फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी कृशता आनी शुरू होती है। लेकिन ये प्रिंसिपल या बाकी सारे प्रिंसिपल भी एक जैसे सारे पेशेंट के साथ एक साथ नहीं हो सकता। आप इसको भी करा के देखिएगा, हमको तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले किसी पेशेंट पे। यहाँ पर थोड़ा पेशेंट पे कंट्रोल करना, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम यहाँ पर 2500 हर पेशेंट के साथ एक सिटिंग में लेते थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या खाना है। जब वो ये दे रहा है तो उसको फिर फॉलो करना पड़ता था। अगर आप इन हाउस पेशेंट में उसको रखेंगे वहां तो आपका कंट्रोल है, लेकिन अगर वो आउट हाउस है, ओपीडी वाला पेशेंट है, तो वो तीसरी चौथी के बाद से फिर वो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर पेशेंट की निगरानी, उसके आसपास के लोगों की निगरानी बहुत जरूरी है कि इसके अलावा कुछ ना खाए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे रहेंगे। एक सर अभी जो सर, जैसे एक सेकंड सर, एक ये अभी जैसे पूछिए। ये कई लोग जैसे अभी फॉलो करते हैं सर कीटो डाइट्स वगैरह, ये जैसे ये करते हैं, तो इसमें पेशेंट को जैसे सलाह दी जाए या ना दी जाए? देखिए, कीटो डाइट और एल्कली डाइट और उससे पहले कैलोरी डाइट, ये थे जो कंसेप्ट आए और फिर चले गए। इनको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि आप किसी एक संदर्भ में जो खास करके केमिकल बेस्ड कंपोजिशंस होते हैं, अगर उस पर डिपेंड करते हैं तो उसके हमने जब कहा कि बॉडी को पूरा पोषण मिलना चाहिए। जी सर, हाँ, पोषण जरूरी है। कीटो डाइट्स के अपने एडवर्स इफेक्ट और कुछ छोड़ने के बाद के एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं जो हमने देखे हैं, तो इसलिए उसको तो हम फॉलो करने का नहीं करते हैं, क्योंकि कीटोन्स और वो हो जाते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। वनस्पति हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके रिजल्ट्स हमको थोड़े बेटर मिले एक आइटम का या एक रस की औषधि के से। सर, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और था कि जब हम पेशेंट को स्वेदन शुरू करवाते हैं तो उस वक्त वो शुरू में जब जैसे हमने बोला कि वो ड्रेंच होना चाहिए, उसके कपड़े भीग जाने चाहिए, तो वो उसके बाद एग्जॉशन फील करता है जी। और किसी पेशेंट को सर जो ये लेग्स में क्रैम्प्स भी आने शुरू हो जाते हैं, क्लिनिकल में ऐसा देखा गया, तो उसमें हमें क्या देना चाहिए सर? मैम, जैसे ये स्थिति होती है वैसे ही आप उसको ORS दे दीजिए, क्योंकि वो तो मैं ORS तो सर एडवाइस करते हैं। उसके अलावा क्या आयुर्वेद में भी जैसे षडंग पानी है या कुछ ऐसा कुछ क्या है आपका अनुभूत कुछ? हाँ मैडम, देखिए क्या है कि ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि हम पेशेंट को स्वेदन कराएं, मगर फिर आपको देखना पड़ेगा उसका बीपी कितना है, उसकी बाकी प्रॉब्लम्स कितनी है, क्या वो पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसमें हम कंडीशंस कम कर देते हैं। फिर आपको देखना है कि आपको होल बॉडी देना है, आपको या नाड़ी स्वेदन देना है, किस तरीके से देना है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आप उसको सुखोष्ण जल, शीतल जल और पित्त शामक औषधियों के साथ जो साधित जल होता है, और जैसा आपने भी कहा षडंग पानी, पित्त शामक, उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसमें है। और थोड़ा सा मधु का जरूर प्रयोग कराएं क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज देता है। तो हम जो व्हाइट शुगर है उसका प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन मधु का प्रयोग है या गुड़ का प्रयोग है, वो एकदम से उसको, क्योंकि कई पेशेंट को उसके बाद फिर चक्कर आने लगते हैं, सिंकोप जैसी स्थिति होती है,
जी जी, वही वही मैं पूछ रही थी। लेकिन सर अब यहाँ पे मधु के रिगार्डिंग एक प्रश्न आता है कि एक तो मधु ORS दें तो आप ये मधु का मिला हुआ जो शीत जल होता है उसका प्रयोग करा करके देखें। उसमें आप थोड़ा गुलाब की पत्तियां हैं उनका जो शीत जल है इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिनका का प्रयोग है उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक चीज जो ग्लूकोज देने वाली हो, गुड़ हो या शक्कर हो या जिसको गुड़ वैकृत की जितनी चीजें वो हो, और दूसरा जो सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए हो, जिसमें क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उसमें दें। अगर आप नित्य इसको लगातार करा रहे हैं तो आप ड्यूरेशन भी पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, लेकिन ये चीजें दीजिए, इनसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस। चलिए 5 मिनट शेष हैं, तो उपेंद्र जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, फिर सुवर्णा कानगर जी, फिर सेशन बंद करेंगे जी। डॉक्टर साहब मुझे ये पता करना है, प्रमेय अधिकतर जो मेदो रोगी होते हैं वो प्रमेय रोगी भी होते हैं, और प्रमेय रोगी में जो है स्वेदन और जो अत्यधिक स्थूल होते हैं दोनों में जो है स्वेदन कंट्राइंडिकेटेड है, कैसे कराएंगे डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेदस्वी रोगी प्रमेय होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ जी, जो प्रमेय रोगी ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें मेद बढ़ा हुआ होता है। तो अगर मेद बढ़ा हुआ होता है तो प्रमेय में भी जहां पर ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से हम स्वेदन कराते हैं, अगर जीर्ण प्रमेय वेदी हो गया है जहां पर वात अत्यधिक बढ़ जाता है जीर्ण प्रमेय रोग में, क्योंकि जो प्रमेय व्याधि है ये क्रॉनिक डिजीज है, तो वहां पर हम स्वेदन कराते हैं। जहां शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जहां पर जो चरक ने मधुमेह का संदर्भ बता रखा है कि निकलते ही जहां पर पिपीलिका आ जाए तो, और धातु क्षीणता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। जो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है वो है 300 और 400 लेवल के, तो वहां पर तो हम स्वेदन नहीं कराएंगे। जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको डायबिटीज का शुगर का लेवल कम है, वहां पर आप निश्चित रूप से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के स्वेदन करा सकते हैं। जीर्ण व्यक्तियों में है जिनमें ज्यादा हो गया उसमें भी आप करा सकते हैं। शुगर लेवल 300, 400, 500 बढ़ा हुआ है या HbA1c लेवल 9 के ऊपर का है, तो वहां हम स्वेदन इंडिकेशन नहीं करते हैं। जहां वो 7 से और 8 के बीच में, वहां तक हम स्वेदन कराते हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, उसको हम आराम से करा सकते हैं। तो चरक में क्योंकि वो एडवांस स्टेज का वो है, वहां पर इसलिए स्वेदन मना कर रहा है। एक डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है होमोसिस्टीन को लेकर जो जी, होमोसिस्टीन का जो काफी जो इंडिकेशंस हैं आजकल ये देखने में आ रहा है, जिन लोगों का LDL और हमारा जो ये लाइपोप्रोटीन A होता है उसके साथ अगर होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर होमोसिस्टीन लेवल कम है और LDL भी कम है और खाली लाइपोप्रोटीन A कम है और LDL भले ही बढ़ा रहा है, तो उसमें आपका क्या है, लगता है कि उसमें संभावना है हार्ट अटैक होने की? सर आप क्या पूछ रहे थे? मुझे आपकी आवाज थोड़ी देर समझ में आई कि होमोसिस्टीन और लिपोप्रोटीन्स, आप प्लीज रिपीट करेंगे थोड़ा लाउड वॉल्यूम में? सर एक्चुअल में क्या होता है कि अभी जो ये देखने में आ रहा है कि जो लोग जिनका LDL लेवल लो डेंसिटी लिपिड ज्यादा होता है, खाली अगर लो डेंसिटी लिपिड ज्यादा है तो संभावना हार्ट अटैक की कम है, लेकिन साथ में LPA लाइपोप्रोटीन A और होमोसिस्टीन दोनों लेवल अगर बढ़े हुए हैं तब संभावना ज्यादा है। तो इसमें आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है इस चीज के लिए? देखिए मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ तो हमने HDL LDL के लेवल पर पेशेंट्स को मतलब देखा है, मैनेज किया, कंट्रोल किया है। होमोसिस्टीन के लेवल पे मुझे लगता है कि शायद यहाँ बारिश बहुत हो रही है और उनका नेटवर्क चला गया है। ऐसा ही लग सुवर्णा रहा है जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए सुवर्ण खांगर जी, आपका जो सवाल था वो अगर वो कनेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे आ गए हैं, शायद आ गए हैं। लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। संदन जी आप जुड़ गए हैं शायद। हेलो जी जी, संदन जी जुड़े हुए हैं आप? आवाज आ रही है आपको? म्यूटेड है सर, वो अनम्यूट कर लीजिए सर, वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा। 9:30 का टाइम भी हो गया है और हम इतने पे ही, हम सुवर्ण खांगर जी आपके सवाल को बाद में उन तक पहुंचा देंगे और आप
ठीक है सर। पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, क्या पता आपको यहीं से जी उसका उत्तर मिल सर, जाए। हाँ सेंट्रल ओबेसिटी के बारे में पूछना था सर। आजकल मोस्टली फीमेल्स में 40s के एज में मोस्टली उधर कटी और स्पीक पे जैसे ज्यादा मेदोवृद्धि रहती है, तो इसमें हम सर चिकित्सा के बारे में क्या सोचते, ये सर से पूछना था। जी जी, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए था आपको। अब मैं देखता जी हूँ सर। अगर संभवतः वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हम कभी ठीक फिर है अभी ट्रिपला पे को भी एक व्याख्यान होगा तो हम उनको जोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब में अभी थे ये यहाँ फिर पुणे में बताना, मसूरी में IAS ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर ये लगातार व्याख्यान देते हैं। इन्होंने मर्म चिकित्सा भी सीखी है और ये काफी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस चिकित्सक भी हैं और यहाँ पर सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं कॉलेज में। तो शायद मेरे को लगता है ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब आपका। वैसे आप दिख तो रहे हैं, मीटिंग में तो हैं, मुझे लगता है ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम आज यहीं पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज यहाँ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल जन्माष्टमी है, कल हमारे सारे सेशंस ऑफ रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।